सो हेलो वेरीन वेलकम बैक टू मल्टी आइटम्स। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 1, जिसका नाम है हमारे ऑन्टरप्रेन्योरशिप। सो इस यूनिट को हम देखने वाले हैं वन शॉट के अंदर, यानी कि हम पूरी की पूरी यूनिट का सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, और जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी हम सॉल्व कर लेंगे। इस सब्जेक्ट का हमारा कोड है KOE 083। ठीक है, तो अगर आपके इसी सब्जेक्ट कोड के सिलेबस को लेकर हम पूरी यूनिट बनाने वाले हैं, तो हम उसी मतलब कोड के सिलेबस को फॉलो करेंगे। ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए, यही सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के हैं। और ये कितनी बार पीवाईक्यू उसके अंदर आए हुए हैं वो भी मैंने आगे आपको मेंशन करके दे दिया है। ठीक है, जैसे कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक हमारा 3 बार पीवाईक्यू के अंदर आया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारा टॉपिक 7 बार पीवाईक्यू के अंदर आया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर दो दो क्वेश्चन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड दिख जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत भूलना और इसे बिना करे मत जाना। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपको इजीली सारी चीजें समझा दूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सब्जेक्ट लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आप सबको पता होगा होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक बेसिकली कोई भी बिजनेस होता है। जब भी हम एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसे एक अच्छे लेवल तक ले जाते हैं और उसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, और जो भी बंदा उस पूरे काम को करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Entrepreneurship is the activity of starting a new business, taking financial risk and hoping to make profit। अब बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर प्रॉफिटेबल बनाने तक बीच में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वही सारी एक्टिविटीज को, उसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन टू बिल्ड अप बिजनेस, इन शॉर्ट हम ये लाइन कह सकते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला हमारा की पॉइंट है आइडिया। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है तो वो सबसे पहले लाता है एक आइडिया, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो। उसके अंदर एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किस रिलेटेड, किस फील्ड के अंदर बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, फिर आता है रिस्क। आप जो भी ज्यादा रिस्क ले पाता है वही ज्यादा प्रॉफिटेबल बन पाता है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, दे इन्वेस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट विदाउट गारंटी ऑफ सक्सेस। जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस जो है हमेशा ही सक्सेस हो, है ना। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो टाइम है, आपको उसके अंदर थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। फिर आता है हमारा इनोवेशन, में इन्वॉल्व अ न्यू सॉल्यूशन, प्रोसेस और बिजनेस मॉडल। मतलब आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप पूरी जर्नी रहने वाली है उसके अंदर आप नए नए सॉल्यूशंस लाओगे, नए नए प्रोसेस को देखोगे, तो आप मतलब इसके अंदर इनोवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट मोटिव। द एम इज टू अर्न प्रॉफिट एंड ग्रो बिजनेस। आपके पास दो ही एम होने चाहिए, एक तो आप प्रॉफिट अर्न कर पाओ अपने बिजनेस से, और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा पाओ। ठीक है, फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं हर एक दिन और हर एक चीजों में। ठीक है, तो ये सारे हमारे की पॉइंट्स थे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। अब इससे हमारा पीवाईक्यू क्या पूछा गया था? डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप समझा पाओगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको ना पीवाईक्यू बाद में बता दिया करूंगा कि कौन से आए हुए हैं, और मैंने आपको ये पूरा समझा तो दिया ही। अब आप इसका आंसर आराम से लिख पाओगे। ठीक है, और भी कुछ हमारे पीवाईक्यूज हैं जो कि पूछे गए हैं। ये हमारा 2 मार्क्स में आया था। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा 2 मार्क्स में ये आया था, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? अब देखो, किसी भी एंटरप्रेन्योर को जब आप डेवलप करते हो, उसे इम्प्रूव करते हो, उसकी क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकते हो? एक तो आप उसकी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, आप उसके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उसके माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो इम्प्रूविंग का पूरा प्रोसेस होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल, नॉलेज एंड माइंडसेट ऑफ पीपल टू हेल्प देम बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, सपोर्ट, गाइडेंस एंड क्रिएटिंग अ फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही होती है या फिर कुछ सेलेक्टिव ग्रुप्स कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा हु इज एन एंटरप्रेन्योर। वही बंदा जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क को लेता है और प्रॉफिटेबल अपने बिजनेस को बनाता है। उसका एम होता है कि प्रॉफिट को बनाना। ठीक है, सो ये हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स में पूछे गए थे। यूजुअली क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 मार्क्स में आते हैं, और अगर 10 मार्क्स में आता है तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या होता है। तो देखो, इसे शॉर्ट फॉर्म में SSI भी कहते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे बिजनेसेस को हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम लगती है, और आपका जो क्या बोलते हैं
जो गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाती हैं आपको, तो जल्दी लोग इसे स्टार्ट करते हैं और ज्यादा एरिया भी नहीं चाहिए होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि होते क्या है, ठीक है। जैसे कि किसी ने घर से अचार बनाना चालू कर दिया और फिर उसकी एक कंपनी बना ली होममेड अचारों पिकल की, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल बिजनेसेस that require less investment, use local resources and generally serve local markets, ठीक है। तो जैसे कि गुजरात के अंदर क्या होता है, कॉटन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां के किसी किसान ने क्या किया, अपने कॉटन के क्लोथ्स बनाना चालू कर दिए या फिर कॉटन के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ, उसके जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो भी उसके अंदर यूज हो गए, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, वहां पे लोकल रिसोर्सेज आप यूज करते हो और आप अपनी जनरली क्या करते हो, आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर सर्व कर रहे होते हो, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को कहाँ पर सेल कर रहे होते हो, अपनी लोकल मार्केट के अंदर सेल कर रहे होते हो, ठीक है। They usually produce goods and service in limited quantities and provide employment to many people. यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मतलब कि एक ऐसा कहा जाता है कि भाई उसके अंदर क्या होता है कि वो पहले ऐसे नहीं करते कि पहले से ही बहुत सारा माल बना के रख लें, वो बस उतनी ही क्वांटिटी में जो गुड्स हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने उतनी ही क्वांटिटीज में बनाते हैं जितना उनके पास ऑर्डर आता है। जैसे कि कोई केक मेकिंग फैक्ट्री है, वो क्या करती है भाई, मतलब कि शॉप है कोई, वहां पे क्या होता है 10 केक का ऑर्डर आता है तो 10 केक ही बनाएगी ना, वो पहले से तो केक बना के रखेगी नहीं कि पहले से 100 केक बना के रख ले, क्योंकि उनका जो पैसे इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते उतना ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। और देखो, वो हाई एंड मशीनरीज का भी यूज नहीं करते जो कि ऑटोमेशन पे सारा काम कर दे, वो ज्यादातर मैन पावर का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अब देखो, MSMED एक्ट के चलते 2006 में, जो कि इंडिया में आया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफर उस कंपनी को किया जाता है, उस इंडस्ट्री को किया जाता है जहां पर जो इन्वेस्टमेंट हो वो 10 करोड़ तक की हो, और वहां पे जो एनुअल टर्नओवर हो वो 50 करोड़ तक का हो, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर अंदर हो, 10 करोड़ के अगर अंदर हो और 50 करोड़ के अंदर टर्नओवर हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। और गवर्नमेंट जब भी इंडस्ट्रीज को या फिर मतलब बिजनेसेस को जब क्लासिफाई करती है, जब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती है, तो उनका वो क्या देखती है, इन्वेस्टमेंट देखती है कितना लगा है और उसका टर्नओवर कितना है, उसी के बेस पे क्लासिफाई करती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ हमारे की फीचर्स होते हैं एसएसआई के, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। सबसे पहला होता है कि लो इन्वेस्टमेंट होती है, लोकल रिसोर्सेज का आप यूज कर लेते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है कि आप भाई इंडिविजुअल अकेला ही बंदा चला सकता है, ठीक है उसे। और फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होते हैं, ज्यादा बड़े ऑपरेशन नहीं होते, तो अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आप इजीली आप उसे अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है। और कुछ हमें इसके एग्जांपल हैं, जितने सारे तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि हैंडमेड पिकल मेकिंग यूनिट है जो कि विलेज के अंदर है, ठीक है, तो वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। कोई लोकल टेक्सटाइल है जो कि बेडशीट या यूनिफॉर्म्स बनाती है, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको तीन चार चीजें बताई, एक तो इसका इंट्रोडक्शन बताया और एक आपका गवर्नमेंट कुछ चीज बताई जो कि मतलब क्लासिफाई करती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आपको की फीचर बताया और आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके जितने भी आगे मैं आपको पीवाईक्यूज बताऊंगा, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड आए हैं, आपको उसके अंदर ये चीजें तो मेंशन करनी ही है, ठीक है। मतलब जब भी आप एकेटीयू के अंदर पेपर लिख रहे हो, तो आपको याद रखना है कि पहले ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आया है, पहले आपको उस टॉपिक को समझाना है, देन आप उस क्वेश्चन को समझाना है, ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो पाए, ठीक है। अब हमारा पीवाईक्यू क्या पूछा गया था, डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब आप डिफाइन कर पाओगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी के रिलेटेड ही होंगे अब अभी के सारे टॉपिक। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक हमारी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, मतलब कि अभी डेवलप हो रही है, मतलब उस फेज में जो कि डेवलपमेंट का है, अभी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और क्यों ग्रोथ हो रही है उसे हम देखते हैं, ठीक है। So small scale industries have seen rapid growth in countries like India due to first is low capital requirement। जिस भी कंट्री की जो कंडीशन है फाइनेंशियली वो ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वहां पर भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आता है तो सारे लोग ही उसे अप्रेज करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपके घर के पास अगर कोई कंपनी लगती है, वहां पर आपके घर से ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लोगों को, तो भाई आपको तो अच्छा लगेगा ही ना। या फिर आप मतलब कि आपकी जॉब वॉब नहीं लग रही और आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर देते हो जो कि प्रॉफिटेबल है, तो आपको अच्छा ही लगेगा। फिर आता है हमारा यूज ऑफ
लोकल रिसोर्सेज, कोई भी लोकल रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर जो लोकल रिसोर्सेज है उनका भी अच्छे से यूज किया जाता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत सारी स्कीम्स बनाती है जिससे कि ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, जहां पर भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वहां की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, और वो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर भी क्या है, योगदान देगी, ठीक है। तो इतना सारी चीजें होती हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्यों ग्रोथ हो रही है इतनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पीछे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में डिफरेंस बताओ। सो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। ऑपरेशन का जो स्केल होता है, यानी कि कितने ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, तो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लोकली होते हैं या फिर रीजनल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेशनल या फिर ग्लोबली हो रहे होते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर बेसिक होती है, यहाँ पर एडवांस होती है। यहाँ पर ह्यूमंस की ज्यादा जरूरत होती है एज अ लेबर, और यहाँ पर मशीन्स की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर होता है और ऑटोमेशन में ज्यादा काम हो रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो टारगेटेड मार्केट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो लोकल कस्टमर्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मास होता है या फिर ग्लोबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेटअप का टाइम होता है वो थोड़ा बहुत ही कम होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी है और सेटअप का टाइम भी कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग होता है। तो आई होप ये इनके बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। A local shop making unit in village versus a large company like Hindustan Unilever। तो आप समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए थे, कि आपको यहाँ पर बताना था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या रोल रखती हैं, ठीक है। तो वो आपको समझाना था। एक्सप्लेन द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टूवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो देखो, सबसे पहले तो ना, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को समझाना है। इसमें भी आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पहले समझाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है, इसके की फीचर्स बताने हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपने इतना बता दिया, फिर आपको टॉपिक के पर आना है कि रोल क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो चाहे वो इंडियन इकोनॉमी में पूछे या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पूछे, तो मतलब क्वेश्चन जो है आंसर उसका सेम ही होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको बताने हैं। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये आपको बता दिए। फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको लिख कर आने हैं। सबसे पहले ये प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहां पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। एंकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो भी एनकरेज होते हैं। और देखो, जहां पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्किल वर्कर की क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहां पर सेमी स्किल वर्कर या फिर जिनके पास स्किल भी नहीं होती वो भी वर्कर काम करते हैं। तो ज्यादातर कंट्री के अंदर वही लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा बढ़ावा मिलता है और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो है डेवलप तो होती है। यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और जो आपके लोकल रिसोर्सेज हैं उनसे आप अच्छा पैसा बना पाते हो। रिड्यूसिंग अर्बन माइग्रेशन बाय क्रिएटिंग रूरल जॉब्स। अब मतलब हर लोग गांव से शहर में आएंगे तो दिक्कत तो होगी ना, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, ठीक है। तो इस वजह से लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छी रहती है। कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एक्सपोर्ट, जिससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको मेंशन करने हैं इन क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टर रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी। अब यही क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर भी देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी में कैसे क्या रोल होता है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आया है। और यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन आया कि क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी का, नेशनल इकोनॉमी के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। सो देखो, सबसे पहले तो यही लिख कर आना है, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करती है। रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस रहता है, ऐसा नहीं रहता कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, जैसे कि अर्बन रूरल हो गया है। एंकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स, सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा यूज होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो कहीं ना कहीं अपना जो मटेरियल है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ले लेती है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, बूस्ट टू जीडीपी, लो इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफी बेसिक पॉइंट्स हैं, और मैं आपको ये डिटेल में थोड़ी ना समझाऊंगा यार। आपको ये ना पॉइंट्स आपको अपने आप देख लेने हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं सारे पॉइंट्स, वो आप इन क्वेश्चंस के अंदर बताकर आ सकते हो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है।
और यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, जो कि आगे पूछी गई हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ एसएसआई। अभी मैं टाइप्स बताऊंगा एसएसआई के। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दो बार ये पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो देखो दोनों को ही मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये रही, ये सारी आप बता कर आओगे। सबसे पहले तो आप इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को समझाओगे, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओगे, फिर आप टाइप्स पे आओगे, ठीक है। तो टाइप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि क्या करती है, फिनिश्ड गुड यूजिंग रॉ मटेरियल, मतलब कि पूरे के पूरे एक प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। जैसे कि एक बोतल की कंपनी है जो कि क्या करती है, प्लास्टिक से क्या करती है, बोतल बनाती है। तो वो हमारा क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, ठीक है। फिर आती है हमारी सर्विस इंडस्ट्री, जो कि क्या करती है, सलून्स हो गए जैसे, या फिर रिपेयर रिपेयर शॉप्स हो गई। वो क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री। एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या करती है ना, जैसे कि लार्ज इंडस्ट्रीज को क्या होती है, छोटे छोटे चीजों की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो खुद नहीं बनाती। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक हेडफोन है, ठीक है। हेडफोन के अंदर अब भी जो जैसे कि नॉइस का हेडफोन है, जो कि लार्ज इंडस्ट्री है। अब नॉइस क्या करेगा, ये जो फॉर्म है वो खुद तो बनाएगा नहीं, ठीक है। ये जो फॉर्म है वो क्या करेगा, वो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो पार्ट्स को सप्लाई करती है, उससे क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसी लार्ज इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ऐसे जो सप्लाई पार्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंसिलरी इंडस्ट्री से ले लेती हैं, जो कि बोल्ट्स या फिर टूल्स बनाती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जो कि पूरा का पूरा माल अपना एक्सपोर्ट करती है, मतलब कि इंडिया के बाहर के लिए बनाती है, ठीक है। फिर आती है हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं, रन फ्रॉम होम विथ फैमिली हेल्प, मतलब कि वो घर ही में ही इंडस्ट्री बनी हुई है, उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं होता, घर में ही लोग चला रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रूरल एंड आर्टिसन इंडस्ट्रीज, ऑपरेट इन रूरल एरियाज यूजिंग लोकल स्किल एंड रिसोर्सेज। जो भी हमारे मतलब कि हैंडीक्राफ्ट जो चीजें होती हैं, वो ज्यादा अगर इसके अंदर आती हैं, कि वहां पर क्या होता है, वो रूरल एरियाज के अंदर जो भी लोकल स्किल्स होती हैं, जैसे कि स्वेटर्स बनाने की कुछ कंपनीज होती हैं जो कि हैंडमेड स्वेटर्स बनाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, लोकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जो कि इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब वो। तो ये क्या है, कैटेगरीज हैं, ये क्या है, हमारी टाइप्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इनके अंदर ही लाई कर रही होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और टाइप्स बताओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले पता चल गई, टाइप्स मैंने आपको बता दिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट। फिर पीवाईक्यू पूछे गए थे दो और। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिमांड बेस्ड एंड रिसोर्स बेस्ड एंसिलरीज। ठीक है, एंसिलरीज तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई, ऐसी कंपनीज जो कि बोल्ट टूल्स या फिर मतलब सप्लाई पार्ट्स बनाती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो उसी का हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर भी टाइप आ जाएंगे। तो उसके बेसिकली दो बेस पे क्लासीफाई होता है, एक तो होता है डिमांड बेस्ड और एक होता है रिसोर्स बेस्ड एंसिलरीज। और एक होता है हमारा डिस्कस सब कंट्रोल एंड देयर टाइप्स विद सुटेबल इलिस्ट्रेशन। सो देखो यहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आता है हमारा सब कंट्रोल। सब कंट्रोल को ही हम क्या कहते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। मतलब कि सब कंट्रोल्स कह लो या फिर एंसिलरी इंडस्ट्रीज कह लो, एक ही बात है। अब इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डिमांड बेस्ड और एक होता है रिसोर्स बेस्ड। सो देखो इसके हमारे यहाँ पर टाइप्स पूछे थे और इसके अच्छे से समझाने को बोला था, और यहाँ पर सिर्फ इसके टाइप्स को अच्छे से समझाने को बोला था। तो दोनों क्वेश्चन को मैं आपको साथ में कवर करके बताऊंगा। सो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सब कंट्रोल से। सब कंट्रोल्स को हम एंसिलरी यूनिट्स भी कहते हैं। सब कंट्रोल आर सपोर्ट इंडस्ट्री डेट हेल्प लार्ज इंडस्ट्रीज बाय सपोर्टिंग पार्ट्स टूल्स और सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया वही एक ही बात है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। मैंने ये क्यों लिख दिया पता नहीं, मैंने आपको बता दिया इतनी बार। एग्जाम्पल ये है यहाँ पर, अ स्मॉल यूनिट मेकिंग। देखो यहाँ पर ना ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है या समझ में आ गया आपको, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ना आपको पहले डेफिनेशन समझानी पड़ेगी, फिर आपको एग्जाम्पल जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आंसर को बड़ा करना है। अ स्मॉल यूनिट मेकिंग गियर्स फॉर टाटा मोटर्स। एक छोटी सी कंपनी है वो, टाटा मोटर्स जो है बहुत बड़ी बड़ी भाई, आपको पता है गाड़ी बनाती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, गियर्स लगते हैं। तो एक छोटी कंपनी से क्या करती है, टाटा मोटर्स गियर को ले लेती है, ठीक है। तो वो जो छोटी कंपनी है वो टाटा मोटर्स के लिए क्या बनाती है, गियर बनाती है। तो वो एक इसका एग्जाम्पल हो गया। एक कोई पैकेजिंग यूनिट है जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए पैकिंग करती है। एक नट बोल्ट की कोई मैन्युफैक्चरिंग है जो कि सप्लाई करती है ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को। तो ये हमारे कुछ हो गई क्या, सब कंट्रोल्स हो गए ये क्या हो गए, हमारे कुछ एंसिलरी यूनिट्स हो गई। फिर आता है हमारे इसके की फीचर्स, वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अ लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है ये। और ये कभी भी फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती, ये सिर्फ लार्ज कंपनीज को ही जो है माल देती है।
डिपेंड ऑन मेन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही माल ये बनाएगी। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है डिमांड बेस्ड एंसिलरीज और एक होता है रिसोर्स बेस्ड एंसिलरीज। आपको इन दोनों को भी इस क्वेश्चन के अंदर समझाना था जो कि मेंशन था, तो मैं इन दोनों को समझा देता हूँ आपको। सो देखो, डिमांड बेस्ड एंड रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, these are two broad categories of small scale industries based on their origin और motivation। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर हम मतलब एंसिलरीज के अंदर देखें तो उसके अंदर हमारी दो कैटेगरी आती हैं, एक होती है डिमांड बेस्ड और एक होती है रिसोर्स बेस्ड। नाम से ही वैसे पता चल रहा है, डिमांड बेस्ड में क्या होगा कि कितनी डिमांड है उस हिसाब से माल बनाया जाएगा, और रिसोर्स बेस्ड में उस तरीके से इंडस्ट्री बनाई जाएगी कि लोकल में कौन से रिसोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला है डिमांड बेस्ड। दीज इंडस्ट्रीज अराइज ड्यू टू मार्केट डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे कि मोबाइल एक्सेसरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मतलब कि कोई कंपनी है मोबाइल की, वो क्या करती है, कवर बनाती है आपके फोन्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अब ये वाले जो कवर थे वो थोड़े डिमांड में आ गए थे मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये वाले कवर, अभी ये मेरा जो कवर है ये वन प्लस किसका है, ये एक मतलब नोट कोई है उसका है, ठीक है। तो मतलब ये जब मार्केट के अंदर फोन लॉन्च होगा तभी तो आएगा ये कवर। अगर ये वाला फोन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होगा, इस कवर की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगी, तो ये कवर क्यों बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड के बेस पर चल रहा है। सैनिटाइजर और मास्क प्रोडक्शन जो कि कोरोना टाइम पर बहुत ज्यादा चले थे, ठीक है। फिर तो इतने ज्यादा नहीं चले, फिर तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में चल रहे होंगे। पैकेज फूड इंडस्ट्रीज है ना, मतलब पैक्ड फूड के लिए भी जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये चलेगी इंडस्ट्री। की फीचर्स क्या है, स्टार्ट विद डिमांड इज हाई, जब भी डिमांड हाई होती है जब ये स्टार्ट होता है। हाईली मार्केट ओरिएंटेड, जितना मार्केट में डिमांड होगी उसी हिसाब से चलेगा, और जहां पर भी डिमांड होगी उसी मतलब मार्केट की डिमांड से चलता है। फ्लेक्सिबल विद ट्रेंड्स एंड सीजनलिटी, जब भी ट्रेंड आएगा जब ये चलेगा, और सीजनलिटी यानी कि सीजन के हिसाब से भी चलता है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जो कि समर में ज्यादा बिकती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो विंटर में ज्यादा बिकती हैं, तो वो सीजन के हिसाब से चलती है, ठीक है। फिर आता है हमारा रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, दीज इंडस्ट्रीज आर स्टार्टेड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मिनरल्स एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात के अंदर जो कॉटन है वो ज्यादा होती है, कपास ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर जो लोकल रिसोर्स में कॉटन है, तो उसके हिसाब से जो है इंडस्ट्री बन सकती है। क्यों बनी, क्योंकि वहां पे लोकल रिसोर्सेज कॉटन है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन कॉटन ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। जहां पर भी कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पर टेक्सटाइल आ जाती है, मतलब कपड़े का काम होता है। बम्बू फर्नीचर इंडस्ट्री इन आसाम, आसाम के अंदर बम्बू ज्यादा होते हैं, तो भाई उससे फर्नीचर की जो बम्बू फर्नीचर की जो इंडस्ट्रीज है वो बन सकती है। मार्बल इंडस्ट्री इन राजस्थान, क्योंकि वहां पर ज्यादा होते हैं वो। इसके की फीचर क्या है, क्लोज टू रॉ मटेरियल सोर्सेज, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सपोर्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जहां पर लोकल रिसोर्सेज होंगे वहां पर लोकल एम्प्लॉयमेंट आएगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि वहीं पे लोकल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और रॉ मटेरियल जहां पर सोर्स होता है उसी हिसाब से मतलब उसके क्लोज होती है वो इंडस्ट्री। तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ये भी टॉपिक आपको क्लियर है। अब हमारा एक और पीवाईक्यू पूछा गया था कि मेंशन करो गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अंडर entrepreneurship, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस several policies and scheme to support the growth of small scale industry due to their significant role in employment and economic development। गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बहुत सारी स्कीम्स और मतलब पॉलिसीज लाती रहती है एसएसआई के लिए, क्योंकि वो है ना मतलब हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसे बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा रोल रखती है एसएसआई, ठीक है, इंडिया के अंदर। और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो क्यों नीडेड है, ठीक है। वाई गवर्नमेंट सपोर्ट इज नीडेड, देखो वो क्रिएट कर रहे हैं जॉब्स तो उन्हें भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बूस्ट रूरल एंड सेमी अर्बन डेवलपमेंट, ऐसा होता है कि भाई जो सेमी अर्बन एरियाज हैं या फिर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आजकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर आ गई है, ठीक है। वही डेवलप कर रहे हैं उसे। नीड हेल्प विथ फाइनेंस, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा जरूरत होती है उन्हें, और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, तो गवर्नमेंट का उन्हें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैन नॉट कंप्यूट कैन नॉट compete इजीली विथ लार्ज इंडस्ट्रीज, वो अकेले तो भाई compete कर नहीं सकते इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो सपोर्ट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को? सबसे पहले तो भाई फाइनेंशियल के अंदर, मतलब कि आपको बैंक से लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है लोअर इंटरेस्ट रेट पर। और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे कि CGTMSI है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जहां पर आपको जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं, और बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, और बहुत
कम कोलेटरल पे भी आपको लोन मिल जाता है, जिससे कि बहुत अच्छे से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि एक मुद्रा स्कीम है, जहां पर आपको पैसे मिल जाते हैं आपके जो प्रोजेक्ट या प्लान के ऊपर। फिर आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर, रोड, वाटर एंड वर्क स्पेस प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट आजकल ऑन्टरप्रेन्योरशिप के लिए, ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए इतना कर रही है कि ऐसे ऐसे अलग अलग जगह ट्रेनिंग सेंटर्स रखते हैं, कैंप लगाते हैं, जहां पर कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोग्राम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट कराती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस हैं, जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, एमएसआई मार्ट है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। हेल्प्स एसएसआई प्रमोट एंड सेल्स प्रोडक्ट थ्रू ट्रेड फेयर्स, ये सारी चीजें से मतलब क्या करती है, मार्केटिंग में हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स की। रिजर्वेशन पॉलिसीज, सर्टेन प्रोडक्ट्स रिजर्व ओनली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि अगरबत्ती, हैंडलूम्स, ये ऐसे कुछ मतलब कि प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रखे गए हैं, कि वही बना सकती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं सेल करेंगी इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, टैक्स एंड लीगल बेनिफिट्स देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट। सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रख दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के, जहां पर आप वन प्लेस पे जो है अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हो, पूरा पूरा कर सकते हो। जीएसटी एक्सपेक्टेशन अप टू सर्टेन टर्नओवर, यानी कि आप मतलब कि 40 अगर आपका लाख का पूरे साल में टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं होती। जीएसटी के अंदर क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ जीएसटी भरनी पड़ती है, जो परसेंटेज होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आप अगर कम आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं होती, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, सपोर्ट टू मॉडर्नाइज इक्विपमेंट एंड मशीनरी, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराती है एंटरप्रेन्योर्स को। तो देख रहे हो, इतनी सारे एरियाज के अंदर गवर्नमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और वो क्यों कर रही है सपोर्ट, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट आता है, और इकोनॉमी के अंदर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया के अंदर तो स्पेशली। अब हम कुछ मैं आपको स्कीम्स बताऊंगा जो कि आप एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हो, जिससे कि भाई थोड़ा अच्छा रहेगा और आपके मार्क्स थोड़े बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आता है हमारा, ये देखो मैंने यहाँ पर एरियाज आपको इसके लिए बताया, आपको डायरेक्टली स्कीम्स नहीं बताई, क्योंकि स्कीम्स के नाम को याद करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो एरियाज है ना, ये बहुत इजी है याद करने में। तो कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट पॉलिसी के रिलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो आप ये सारी चीजें मेंशन करके आ सकते हो। अब हमारी स्कीम कौन कौन सी है, सबसे पहला है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। यहाँ पर क्या हुआ था, फ्रेमवर्क टू प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था कि किस तरीके से आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकते हो और उसे प्रमोट कर सकते हो और उसे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएमई जीपी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सब्सिडी फॉर न्यू स्मॉल बिजनेसेस, बहुत सारी सब्सिडी लाई गई स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए। मुद्रा योजना, जहां पर आपको माइक्रो लोन्स मिल जाएंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। स्टैंड अप इंडिया, जहां पर एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया गया। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्कीम थी जो कि आप अपने क्वेश्चन पेपर मतलब कि आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपको सही रहेगा, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे। अब हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू ये था, स्टेजेस इन स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कौन कौन से ऐसे स्टेजेस होते हैं जो कि मतलब एक फ्रेमवर्क आप कह सकते हो, किसी कोई भी बंदा अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेजेस होंगे जो कि उसे पार करने पड़ेंगे, जिससे कि वो एक क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बना पाए। सबसे पहला क्या होता है, आइडिया जनरेशन एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि आपके पास जो आइडिया है और जो आपका प्रोडक्ट है, आप उसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कि आप किस आइडिया पे काम करोगे, आपका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है। कंसीडर मार्केट डिमांड को कंसीडर करो कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, आपके पास उसकी स्किल है कि नहीं, उसकी कॉस्ट कितनी है, और आपका कंपटीशन कौन कौन रहेगा उस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, और मेकिंग इको फ्रेंडली पेपर बैग्स, जैसे कि आपने एक आइडिया सेलेक्ट किया कि आप पेपर बैग्स बनाओगे, फिर आप सेकंड स्टेज के अंदर आ जाओगे, मार्केट रिसर्च के अंदर। हेल्प अवॉइड फेलियर बाय अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड, कि आपके मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की नीड है भी क्या नहीं। ये सारे काम आप कर रहे हो कब, जब आपने अभी स्टार्ट कुछ नहीं किया है, बस आपने आइडिया सोच लिया, यहाँ पर आपने मार्केट में रिसर्च कर ली कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो कितनी है। ठीक है, फिर आता है हमारा बिजनेस प्लान प्रिपरेशन। आप अपने बिजनेस के लिए मतलब एक प्लान डिसाइड कर लो कि आप प्रोड्यूस क्या करोगे,
कितना आपके लिए पैसा जरूरत होगी, कितने पैसे की जरूरत होगी आपके बिजनेस के अंदर, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन होंगे, और आपकी मार्केटिंग और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लो, एक पेपर पे क्लियर लिख लो ये पूरे प्लान को। फिर आप करो चूज लोकेशन को। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज के अंदर आ गए कि आप अपनी ऐसी लोकेशन को चूज करो जहां से आपके रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाए, लेबर भी आपको मिल जाए, और ट्रांसपोर्टेशन आपका ज्यादा खर्च ना हो, और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करने में सक्षम हो। ठीक है, जहां पर आप मतलब अपना कंपनी लगाओ। फिर फिफ्थ स्टेज आ गया, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रजिस्ट्रेशन कर लो। उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, जीएसटी नंबर ले लो अगर आपको जरूरत है, पॉल्यूशन क्लियरेंस ले लो अगर आपको जरूरत है, और शॉप एंड इस्टेब्लिश एक्ट के थ्रू आप ये सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपने लाइसेंस वगैरह का सारा काम कर लिया। फिर आता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर आपने प्लान किया होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा आप कहाँ कहाँ से लाओगे, कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो आप या तो आप अपनी पर्सनल सेविंग से पैसा ले सकते हो, कितना आपको पहले रिक्वायरमेंट है वो देख लेना। बैंक लोन्स ले सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स है वहां से आप पैसे ले सकते हो अगर आपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार कर रखा है। ठीक है, और आप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार कर लो अगर आपको फंडिंग वगैरह चाहिए, क्योंकि जब भी आप फंडिंग लेते हो या फिर गवर्नमेंट स्कीम से भी पैसा लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपने अपने प्रोजेक्ट को समझाना पड़ेगा। ठीक है आपको। फिर आता है हमारा सेवंथ, एक्वायरिंग लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कि जहां पर आप काम करने वाले हो वो लैंड को आप क्या करोगे, बाय करोगे या फिर लीज पे लोगे। ठीक है, और नेसेसरी मशीन्स कौन सी होंगी, टूल्स कौन से होंगे, उन्हें आपको सेटअप करना पड़ेगा। आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी, वाटर पावर सप्लाई इंटरनेट वहां पर है कि नहीं, उन सबको इंश्योर करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें जो भी आपके आइडिया के या फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरत है, उन सबको इंश्योर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेवंथ स्टेज पर आ गए, पर आपको ये सारी चीजें बहुत इजी लग रही होंगी। बस आपको क्या है ना, कि ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ये आपको नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये नाम याद है तो आप इजीली सारी चीजें कर लोगे। ठीक है, फिर यहाँ तक आपका पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, कि आपको किस किस लोगों की जरूरत है, आपको स्किल वर्कर की कितनी जरूरत है, आपको सेमी स्किल वर्कर कौन कौन चाहिए, आपको अनस्किल वर्कर की भी नीड होगी। तो उन सबको क्या करो, रिक्रूटमेंट करो। ठीक है, और कोशिश करो कि भाई आप लोकल एरिया से जो है वर्कर्स को ले रहे हो। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोडक्शन बिगिंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक आपका जो स्टाफ वगैरह आ गए, फिर आप क्या करो, प्रोडक्शन को स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया, और आप अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स को क्या करो, मेंटेन करते रहो। तो ये 9 स्टेजेस आपके कंप्लीट हो गए। फिर आप आ जाओ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, अब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करो और आप उसकी मार्केटिंग करो, प्रमोट करो। ठीक है, लोकल एड से प्रमोट कर सकते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या था, मार्केटिंग ई प्लेटफॉर्म था ना गवर्नमेंट का, ई मार्केट प्लेस थी, वहां पर आप लिस्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, एमएसएमई मार्ट पे लिस्ट कर सकते हो, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एन entrepreneur नीड टू फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर ensuring इफेक्टिव प्लानिंग, फाइनेंस, लीगल compliance एंड मार्केट रेडीनेस। ठीक है, तो ये आपको सारे जो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, स्टेजेस बताए, चाहे देखो आपकी एग्जाम में तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं अगर आप अपनी कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर कोई भी एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप ये जब 10 के 10 स्टेप को फॉलो करके काम करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे के पूरे स्टेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पीवाईक्यू के अंदर आया भी हुआ है। ठीक है, स्टेजेस इन स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, व्हिच वन डू यू थिंक इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया। अब हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी पूरी यूनिट खत्म हो गई। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका यही था, स्टेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर हमारे पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसी वजह से बस ये कराया है, क्योंकि आगे पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ था कि आपके एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और आपके इंडिया के लिए कौन से एंटरप्रेन्योर्स का जो टाइप है वो बहुत ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे एंटरप्रेन्योर होते, देखो हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन अप्रोच टू बिजनेस एंड इनोवेशन। ठीक है, और हम देखेंगे, देखो बेसिकली 4 एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कि क्या करता है, एक न्यू आइडिया को या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करता है, मार्केट के अंदर लाता है। उसके अंदर मतलब मार्केट के अंदर उससे पहले वाली टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को लाता है वो, लॉन्चेस यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टेक्स हाई रिस्क, क्योंकि उससे पहले किसी ने वो काम नहीं किया, तो वो नया बंदा होगा। जैसे कि एलोन मस्क टेस्ला लाए थे, तो वो क्या था, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, तो वो एक क्या था, एक न्यू आइडिया था, और उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इमिटेटिव
ऑन्टरप्रनर, इमिटेटिव ऑन्टरप्रनर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं या फिर अडेप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग आइडिया को। ठीक है, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कोई दूध बेचने वाली भाई कंपनी है, ठीक है। तो वो एग्जिस्टिंग आइडिया है कि भाई दूध किस तरीके से पूरा प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा और फिर मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है। और उसी के रिलेटेड कोई अगर, जैसे कि पहले अमूल था, ठीक है, फिर हंसराज आया, तो फिर जैसे कि अब कंट्री डिलाइट आया, ठीक है। तो ये कुछ मतलब उन्होंने मेथड को क्या किया, थोड़ा नया लाए, लेकिन जो मार्केट थी, जो प्रोडक्ट था, वो तो सेम ही है ना, ठीक है। लेस रिस्क देन इनोवेटिव, ठीक है। इनोवेटिव के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उससे पहले वो काम किसी ने नहीं किया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इनोवेटिव। एग्जाम्पल ये है कि ओपनिंग अ लोकल फूड डिलीवरी ऐप बेस्ड ऑन जोमेटो स्विगी मॉडल इन स्मॉल सिटी। जोमेटो और जो स्विगी है, हमारे स्मॉल सिटीज के अंदर इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वो मतलब अच्छी सिटीज के अंदर है अवेलेबल। लेकिन आप एक ऐसा लोकल फूड डिलीवरी ऐप बना सकते हो जो कि बिल्कुल इन्हीं के मॉडल पर बेस्ड है, जो कि आप स्मॉल सिटीज के अंदर चलाओगे, ठीक है। तो वो एक हमारा क्या हो गया, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर का अप्रोच हो गया। फिर आता है हमारा फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं कि भाई उनके जो बिजनेसेस ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, बहुत ही कम चेंजेस करते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा उनके बिल्कुल सर के ऊपर से पानी चला जाता है, फिर जाके वो चेंजेस करते हैं। वेरी शाई एंड लेजी टू टेक रिस्क और मेक चेंजेस। दे डोंट वांट टू चेंज देयर बिजनेस स्टाइल, दे ओनली चेंज व्हेन दे आर फोर्स्ड। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई भाई कपड़े बेचने वाला भाई बंदा है, ठीक है, जो साड़ी वाड़ी बेचता है मार्केट के अंदर, तो वो ट्रेडिशनली उनका काम है, वो बस क्या करते हैं, कहीं और से साड़ी लाए और उन्होंने क्या किया, सेल किया, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि जो साड़ियां थी वो सेल होना बंद हो गई, वहां पर क्या हुआ कि सूट सेल होने ज्यादा स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल रेजिस्ट होते हैं चेंजेस के लिए, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं होते। लेकिन जब बिल्कुल ही प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे, तो उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स जब हो जाएगा कि भाई हमारे बिल्कुल प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए हैं, तब वो नए चेंज करेंगे अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, ठीक है। जब वो दूसरे प्रोडक्ट पे आएंगे, या फिर मतलब जैसे कि यूपीआई अगर बिल्कुल चलना मतलब चालू हो गया, ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर कैश बिल्कुल बंद हो गया, तब जाके वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फैबियन एंटरप्रेन्योर, जो कि बहुत ही मुश्किल से चेंज करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि कंप्लीटली रिफ्यूज टू चेंज और इनोवेट। ठीक है, मतलब कि ना तो ये बिल्कुल चेंज करते हैं, ना तो कोई इनोवेशन लाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनका बिजनेस बंद ही क्यों ना हो जाए। होल्ड्स ऑन टू ओल्ड मेथड्स इवन इफ बिजनेस इज डिक्लाइन। शॉपकीपर्स नॉट स्विचिंग टू डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, मतलब कि वो डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उनका बिजनेस बंद क्यों ना हो जाए, ठीक है। ये होते हैं हमारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये चार हमारे टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब आप अपने दिमाग में ही सोचो कि इंडिया के अंदर कौन से एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा मतलब काम, मतलब कि बेनिफिट में रहेंगे, या फिर मतलब बेस्ट रहेंगे, सुटेबल रहेंगे इंडिया के लिए। सो देखो, इन इंडिया इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर आर मोस्ट सुटेबल ड्यू टू लो रिस्क, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वाइड मार्केट अडेप्टेबिलिटी। मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि भाई रिस्क बहुत कम होता है और कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो इंडिया के लिए बेस्ट है। हाउएवर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। लेकिन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब कि अगर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं आ पाएगा, ठीक है। कब तक कॉपी करते रहोगे, आपको कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो पूरी यूनिट है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरी की पूरी यूनिट आपको कंप्लीट करा दी। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर थे, और पर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारे टॉपिक्स समझा दिए, और जो भी पीवाईक्यू उस 3 साल के अंदर पूछे गए थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं अपडेट वगैरह जो आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आप, मैंने यूजर नेम भी मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको नई नई चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अच्छा सा कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।